हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और यदि आप नाइट में देख रहे हो तो गुड नाइट। जैसा कि एसजीआर की ऑनलाइन क्लासों में आज हम जो है केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास, उसमें भी अपन सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अपन। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो अपना टॉपिक ले रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी मतलब इसमें अपन केमिकल रिएक्शंस में, रासायनिक अभिक्रियाओं में की जो बल गतिकी है उसकी अध्ययन करेंगे अपन। रासायनिक बल गतिकी जो है मतलब रासायनिक कोई भी अभिक्रिया है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बाईं साइड वाला पार्ट होता है उस पार्ट को अपन अभिकारक, बाईं साइड का पार्ट अभिकारक। यहां जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट, और इन दोनों को जो कन्वर्ट करने का काम करता है उसको लिखते हैं अपन उत्प्रेरक। इस अभिकारक का इसमें कन्वर्ट होने पर या इसकी कॉन्सेंट्रेशन का, इसकी मात्रा का इसमें चेंज होने पर या इसमें चेंज होने का जो प्रोसेस है उसको अपन इस बल गतिकी में पढ़ेंगे, यानी रसायन की बल गतिकी पढ़ेंगे। ठीक है। इस रासायनिक बल गतिकी के जो अपन मेनली जो पार्ट लेते हैं उसमें इसका जो पार्ट है या इसमें जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स ही काम में आएंगे। सबसे पहला टॉपिक या इसका मेन टॉपिक पहला जो था अभिक्रिया का वेग। दूसरा जो टॉपिक अपन इसका लेने वाले हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा जो अपन टॉपिक इसमें लेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसमें जैसे टॉपिक्स निकल जाएंगे, इसमें अपन 3 तरह के रेट पढ़ेंगे, इसके 3 हर में से टॉपिक निकलते जाएंगे। जैसे इसमें टॉपिक निकलेगा वेग में पढ़ेंगे तो अपन सबसे पहला टॉपिक अपना इसमें निकलेगा औसत वेग। दूसरा टॉपिक निकलेगा इसमें प्रारंभिक वेग। तीसरा जो टॉपिक निकलेगा वो तात्क्षणिक वेग। इसको अपन लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट लिख लो। इसको इनिशियल रेट लिख सकते हैं, और इसको अपन इंस्टेंटियस रेट लिख सकते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग है उसको 3 तरह से रिलेट करेंगे, औसत वेग, प्रारंभिक वेग और तात्क्षणिक वेग। अब देखो, फिर उसके बाद पहला टॉपिक, इसमें से 3 टॉपिक निकल के आ जाएंगे। दूसरा टॉपिक था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें से जैसे टॉपिक हो जाएगा अपना ताप, टेम्परेचर है,
दूसरा टॉपिक हो जाएगा सांद्रता, ठीक है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा उत्प्रेरक वगैरह का। इस टेम्परेचर वाले टॉपिक में एक पूरी थ्योरी है, पूरा नया टॉपिक जो अलग से ही है, आर्रेनियस सिद्धांत, और सांद्रता, उत्प्रेरक, इनके अपने आप में टॉपिक हैं। इसमें से ताप थोड़े में से अलग से टॉपिक आ जाएगा, आर्रेनियस का सिद्धांत, मतलब अभिक्रिया वेग के अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को आर्रेनियस सिद्धांत के द्वारा अपन क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में क्या होता है कि कोई अभिक्रिया है, उसमें विकारक हैं, उत्पाद हैं, उत्प्रेरक हैं, तो अभिकारक इसकी सहायता से इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो उसमें ये कैसे चेंज होंगे, इसकी मात्रा कैसे उत्पाद में चेंज हो रही है, उस मात्रा को अपन इसके अंदर देखेंगे। या उत्प्रेरक जो है इसमें हेल्प कर देगा, यानी अभिकारक का उत्पाद में बदलने की जो रेट है या दर है या जो भी उसका वेग है, उसी को अपन रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन में या फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक आ ही रहा है। इसके 3 टॉपिक मैंने बता ही दिए जो इस लेसन में पढ़ेंगे मेनली अपन। पहला टॉपिक रहेगा अपना अभिक्रिया का वेग। उस अभिक्रिया वेग को अपन 3 तरह से रिलेट कर सकते हैं, औसत वेग हो सकता है, प्रारंभिक वेग हो सकता है, और तीसरा टॉपिक तात्क्षणिक वेग हो सकता है। इसको एवरेज रेट बोल सकते हैं, इनिशियल रेट बोल सकते हैं, और इंस्टेंटियस रेट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा अपना ताप हो गया। इस ताप में से एक और टॉपिक निकल के आ जाएगा आर्रेनियस सिद्धांत। उसके बाद में हो गया सांद्रता, उसके बाद में हो जाएगा उत्प्रेरक। फिर उसके बाद में अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसमें पढ़ेंगे कोटि, अणुसंख्यता, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वाली जो है अपन इसमें पढ़ेंगे। ये तो अपन ने लेसन का फॉर्मेट देगा। अब लेसन के फॉर्मेट का मतलब इसमें अपन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब उनमें से अपन टॉपिक वाइज इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टॉपिक था रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, देखो वेग जिसको अपन चाल भी पढ़ते आए हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा भी है अपन ने। इसको स्पीड भी बोलते हैं अपन। अभिक्रिया की चाल निकाल रहे हैं, मीन्स वेग निकाल रहे हैं। अब अभिक्रिया का जब वेग अपन निकालते हैं, चाल उसकी जब निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो अपने को क्या नहीं मिलेगी, दूरी नहीं मिलेगी। इस दूरी की जगह अपने को मात्रा मिलेगी, और इस मात्रा को अपन सांद्रता भी बोल सकते हैं। मात्रा को क्या मिलेंगे अपन, सांद्रता, ठीक है। सांद्रता और नीचे जो समय था उसकी जगह तो क्या आ जाएगा, समय, क्योंकि अभिक्रिया में दूरी नहीं होती। अभिकारक भी एक मात्रा होती है, उत्पाद भी एक मात्रा होती है, केवल जो उनके बॉन्ड से वो टूट जाते हैं और नए बन जाते हैं, यही होता है। कि अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के पुराने बंध टूट गए, उत्पाद के नए बंध बन गए। इसका जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का ही नाम क्या है, अभिक्रिया। अब अभिकारक किस स्पीड से टूट रहे हैं, यानी उनके चेंज होने की जो दर है, यानी उनकी मात्रा जो चेंज होने की, उसको अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग। अपन जनरली जो निकालते हैं उसमें दूरी के रेफरेंस में निकालते, उसको चाल कहेंगे। यहाँ पे अपन वेग पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मात्रा और समय का जो रिलेशन आएगा उसी को अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया। परिभाषा अगर अपन इसकी देखें, डेफिनेशन दे अभिक्रिया वेग की, तो डेफिनेशन में क्या देखेंगे अपन, देखो किसी क्रियाकारक की, किसी क्रियाकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में किसी क्रियाकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगे समय का अनुपात,
लगे समय का अनुपात अभिक्रिया वेग कहलाता है। सबसे बड़ी बात, परिभाषा अपने को याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। किसी क्रिया कारक की, जो भी कोई अभिक्रिया आप ले रहे हैं उसमें जो भी क्रिया कारक है, किसी क्रिया कारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा इस परिवर्तन में लगे समय का जो अनुपात है, लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इस अभिक्रिया वेग को मतलब दो चीज, क्रिया कारक में दोनों से रिलेट कर सकते हैं क्रिया कारक को, इसमें अभिकारक भी आ जाएंगे और उत्पाद भी आ जाएंगे। जैसे मान लो जनरली अपन कोई रिएक्शन लिखें, ए कोई क्रिया कारक है, या जनरली अभिकारक लिख लेते हैं, ये अभिकारक लिख लिया, और यहां पे क्या आ गया, उत्पाद। देखो अभिकारक जिनमें क्रिया होती है, जिनके बंध टूटते हैं, और इनके बंध टूटने से नए बंध जिनमें बनते हैं, नई चीज जो बनती है उसको अपन क्या कहेंगे, उत्पाद। सब जानते भी हो पहले से आप। इसकी मात्रा चेंज होगी, मतलब जब स्टार्टिंग में आप लेते हो तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ये 0 होता है, क्योंकि अभिक्रिया को चालू होने के बाद क्या बनेंगे, उत्पाद। ये बनते हैं, ये शुरू में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो इनकी मात्रा जिस स्पीड से कम होती है, जैसे जैसे कम होती है वैसे इनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब इनमें एक रिलेशन होता है, जैसे ये घटेंगे वैसे ये क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। जितने ये घट रहे हैं उतने ये बढ़ेंगे, ठीक है। इन दो, इसके घटने की दर मान लो और इसके बनने की दर मान लो, दोनों का क्या आएगा, बराबर। तो अपना ये भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग दोनों में से किसी के भी सापेक्ष अपन निकाल सकते हैं, चाहे तो अभिकारक के सापेक्ष निकाल लो और चाहे उत्पाद के सापेक्ष निकाल लो, दोनों का जो वेग है वो बराबर रहेगा। चाहे आप इसके घटने की दर निकाल लो, चाहे इसके बनने की दर निकाल लो, मतलब इसकी मात्रा जो है वो कम होने की निकाल लो या इसकी मात्रा बढ़ने की निकाल लो, दोनों का जो दर आएगी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये वाले घटेंगे उसी स्पीड से ये वाले बनेंगे। अभी अपन ने साइन लिखा था भाई, अभिक्रिया वेग बराबर, इसके से इसी को फॉर्मूले में लिखें तो अभिक्रिया वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन, फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता में परिवर्तन जो है उसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा C कॉन्सेंट्रेशन, और समय में जो परिवर्तन आएगा उसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा T। इसके पहले दो साइन लगाते हैं अपन, एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन। ये भी क्या होते हैं बताएंगे। अभी मैंने बताया कि अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन अपन ने लगाए हैं फॉर्मूले से पहले, ये इन दोनों चीज़ों को बताएंगे। अभी की अगर आप जो वेग है अभिकारकों के सापेक्ष निकाल रहे हो, इनसे रिलेट करके निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में अपने को साइन लेना है कौन सा, नेगेटिव, और इनसे रिलेट करके निकाल रहे हो तो इस कंडीशन में साइन लेना है कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ऋणात्मक चिन्ह जो होता है यहाँ लिख सकते हो आप, ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन जो था अभिकारक के सापेक्ष, क्यों लेते हैं इसको भी एक्सप्लेन करके बता देंगे। अभिकारक के सापेक्ष जब आप वेग निकालते हो, यदि वेग जो है अभिकारक के सापेक्ष निकाल रहे हो तो यहाँ पे ऋणात्मक साइन लगे हैं, और धनात्मक साइन मतलब प्लस का चिन्ह जो था उत्पाद के सापेक्ष अपन ले लेंगे,
उत्पाद के सापेक्ष। ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक के सापेक्ष ले लेंगे और धनात्मक चिन्ह जो है उत्पाद के सापेक्ष ले लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? अभिक्रिया वेग की जो परिभाषा है उसी से अपन ने फॉर्मूला लिखा, सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। अब ये जो सांद्रता में परिवर्तन है दो चीज़ों का ले सकते हैं, एक चीज़ ले सकते हैं अभिकारक, एक चीज़ ले सकते हैं अपन उत्पाद। अब देखो इसके पहले दो साइन लगा, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जैसे मान लो अपन ने कोई एग्जाम्पल्स कर देख रहे हैं अपन इसके पॉजिटिव नेगेटिव और साइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आएगा और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा। जैसे मान लो ये ए था, ये बी प्रोडक्ट मान लिया, इसकी इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता जो होती मान लो 1 मान लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब होता है जो स्टार्ट में लेते हैं अपन, जब काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं। इसकी क्या रहेंगी बताया था पहले, ये बनते ही नहीं है 0, क्योंकि जब रिएक्शन चलेगी तभी उत्पाद बनेंगे, पहले से उत्पाद नहीं होते। जब अभिकारक टूटेंगे तब उत्पाद बनेंगे, ठीक है। कुछ देर मतलब यहाँ पे t बराबर 0 मान लेते हैं या t1 बराबर 0 मान लेते हैं, इसको t2 बराबर अब 1 मिनट मानते हैं। 1 मिनट तक अभिक्रिया को चलाई, मतलब 1 मिनट अभिक्रिया को चलाई तो अभिकारक किस में कन्वर्ट होंगे? उत्पाद में। तो मान लो जैसे ये वाली जो थी इसको तो मान लिया अपन ने C1 मान लेते हैं, और यहाँ अपन मानते हैं C2, और C2 को मान लेते हैं 0.8। कितना मान लेते हैं अपन? पॉइंट भाई एक ही थी, एक से कुछ कम ही होगा, क्योंकि कम क्यों होगा? क्योंकि अभिकारक जो है टूट के क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद बनाएंगे तो अभिकारक एक से कम ही होंगे। तो मान लिया इसको कितना? 0.8। कितनी देर टाइम तक चलाया अपन ने? 1 मिनट तक इसको चलाई। तो ये वाले जो थे वो कितने बन जाएंगे? ये इसकी C1 कॉन्सेंट्रेशन हो गई और इसका T1 हो गया 0, मतलब पहले समय 0 था, उस कंडीशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, उसको C1 मान लिया। इसकी C1, ये तो C1 मानी अभिकारक और ये वाले C1 मानी उत्पाद। इस C1 के बराबर क्या था? 0, तब T1 क्या था? 0। जैसे अभिक्रिया चलाई मान लो 1 मिनट तक, तो 1 मिनट तक चलेगी तो अभिकारक टूटेंगे, उत्पाद बढ़ेंगे। उत्पाद मान लो बने 0.2, और तो ये कितने रह गए? 0.8, और यहाँ पे T2 का मान कितना आ गया? 1 मिनट, क्योंकि दोनों की रिएक्शन तो सेम ही चली। मैं इस चीज़ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, उससे पहले 2 साइन लिए हैं, एक पॉजिटिव साइन लिया, एक नेगेटिव साइन लिया है। नेगेटिव साइन अभिकारक के सापेक्ष लेंगे और पॉजिटिव साइन धनात्मक चिन्ह जो है उत्पाद के सापेक्ष लेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं ये, यानी यहाँ पे धनात्मक क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे ऋणात्मक क्यों ले रहे हैं, उसको समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ए अभिकारक लिया, बी लिया, तो प्रारंभिक सांद्रता जब स्टार्ट कर रहे हैं उसको 1 मान लिया, इसको मान दिया C1 अपन ने। जब C1 मान दो T1 क्या रहेगा? 0, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं किया, काम स्टार्ट नहीं किया जब 0 था। फिर मान लो अभिक्रिया को अपन ने 1 मिनट तक चलाया इसको, तो 1 मिनट तक चलाया तो ये 1 से 0.8 रह गई। टाइम जो था 1 मान लिया, तो इसको अपन ने क्या लिखी? C2 लिख दिया। तो ये तो हो गया अपने C1 और ये हो गई क्या? C2। दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगी? सांद्रता में परिवर्तन, क्योंकि वेग तो दोनों के सापेक्ष निकाल सकते हैं अपन, अभिकारक के सापेक्ष भी और उत्पाद के साथ। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अभिकारक कम होंगे तभी उत्पाद बनेंगे। ऐसा नहीं है अभिकारक कम नहीं हो रहे उत्पाद बन रहे हैं, या ऐसा भी नहीं है कि अभिकारक कम ही नहीं है उत्पाद बन गए। अब प्रारंभ में ये 0 थे तो C1 0 हो गया, T1 0 था ही। ये मान लो 0.8 रहे, 1 से 0.8, तो ये जो डिफरेंस आया वो इसके इक्वल ही होगा, मतलब ये जो कम हो रहे हैं वो इसमें ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.2, तो T2 इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। जब T2 इक्वल टू 1 हुआ तो T2 इक्वल टू 1 हुआ तो उसके बाद देखो, अब अपन इसी एग्जाम्पल के लिए क्या निकालते हैं? वेग निकालते हैं। अब वेग निकालने के लिए वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है। वेग के 3 टाइप है, लेकिन उन सब में एक ही फॉर्मूला, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अब देखो थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। नोट्स खुद को बनाने हैं, खुद के लिखे हुए नोट्स ही काम में आएंगे। तो बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, खुद को समझते हुए लिखना है, आराम से, धीरे धीरे। बहुत इजी टॉपिक है। देखो इसी एग्जाम्पल के लिए
रेट निकाला, वेग निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब मान लो अपन इसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले। डेल्टा सी मान लो अभिकारक के सापेक्ष निकालना है। डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता C2, प्रारंभिक सांद्रता C1, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, C2 माइनस C1। C2 की वैल्यू कितनी, 0.8 मानी अपन ने, 0.8। C1 की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। लेस किया तो कितना बच गया, 0.8 है, इधर कितना है माइनस का 0.2, माइनस का 0.2। अब ये जो वैल्यू आ रही है माइनस की 0.2, ये जो माइनस की वैल्यू, माइनस का मतलब है कि ये वाली वैल्यू इसमें कम होकर कहाँ चली गई, आगे बढ़ चली गई। तो ये जो साइन आ रहा है, यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन माइनस में नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन का माइनस में आने का मतलब होता है ये वाली कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, चेंज होकर मतलब कम हो रही है, कम होकर के उत्पाद में कन्वर्ट हो रही है। तो ये वाला चिन्ह आ गया माइनस का, इसलिए अपन अभिकारक के सापेक्ष चिन्ह ले रहे हैं कौन सा, माइनस का। अगर इसी को अपन उत्पाद के सापेक्ष निकालें तो वो भी क्या लिखेंगे, डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। अंतिम सांद्रता क्या आती, C2, प्रारंभिक सांद्रता क्या आती, C1, ठीक है। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी थी, 0.2, और C1 की वैल्यू कितनी थी, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.2, डेल्टा सी पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे तो धनात्मक चिन्ह जब लेंगे तो उत्पाद के सापेक्ष वेग निकलेगा, ऋणात्मक चिन्ह जब लेंगे तो अपन किसके सापेक्ष वेग निकलेगा, अभिकारक के सापेक्ष वेग निकलेगा। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना, ये सारी चीज़ भी नहीं रखो तो केवल ध्यान रखना है कि धनात्मक चिन्ह लेना है उत्पाद के सापेक्ष, ऋणात्मक चिन्ह लेना है अभिकारक के सापेक्ष। और इसको याद रखो तो उत्पाद बढ़ते हैं इसलिए धनात्मक चिन्ह लिया, अभिकारक कम होते हैं इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लिया। अब आगे देखो कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर हमेशा बराबर होती है। अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर हमेशा बराबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको उतार लेना अच्छे से। अभिकारक के घटने की दर, कम होने की दर भी लिख सकते हो, घटने की दर बराबर होती है उत्पाद के बनने की दर के। मतलब अभिकारक घटेंगे उसी स्पीड से ये वाले। तो चाहे वेग आप इससे निकाल लो, चाहे वेग इससे निकाल लो। पहचान करने के लिए अगर नेगेटिव साइन आ रखा है तो वेग इससे निकाला गया है, क्योंकि वेग माइनस में तो होता ही नहीं है, और पॉजिटिव साइन आ रहा है तो वेग इससे निकाला गया है, ठीक है। अब देखो और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो इस मतलब अभिक्रिया वेग निकालने में रश्मिकीय जो गुणांक होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, उसका क्या यूजेज है वो देखते हैं अपन। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2a और यहाँ पे आ रहा है b। ये वाला जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको निकालने के लिए अपन वेग का फॉर्मूला लिखें तो वेग वही चीज आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आएगा। डेल्टा सी को अपन पढ़ेंगे सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी को पढ़ेंगे अपन समय में परिवर्तन, ठीक है। पॉजिटिव साइन उत्पाद में, नेगेटिव साइन अभिकारक में। अब इसके बाद देखो इसमें ये वाली चीज अभिकारक है, ये वाली चीज क्या है, उत्पाद है। ये इसका रस समीकरण मितीय गुणांक है जो इसको बैलेंस करने का काम करता है, पहले से आप जानते ही हो, 11th में पढ़ाया भी था मैंने, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए वेग, पहले मान लो अपन अभिकारक के सापेक्ष लिखते हैं, तो इसकी जो सांद्रता में परिवर्तन थी उसको डेल्टा ए लिख दूं। बड़ा कोष्ठक आपको पता है, ये सांद्रता को बताता है, ए की सांद्रता अपॉन मैंने यहाँ लिख दिया डेल्टा टी। तो ये तो हो गया एक ही सांद्रता में परिवर्तन और ये हो गया समय में परिवर्तन। अभिकारक है तो साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव। रस समीकरण मितीय जो गुणांक है उसका हमेशा भाग लगाते हैं, बटे में लेते हैं, क्योंकि अपन दर निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये वाला है बटा।
मतलब ध्यान क्या रखना है, सांद्रता में परिवर्तन बड़े परिवर्तन में लगे समय को फॉलो करना है। अगर कोई रसमीकरणमितीय गुणांक है तो उसको अपन डिवाइड कर देंगे उससे, ठीक है। ये जो वेग आया है ये तो आ गया अभिकारक के सापेक्ष। आपको मैंने बताया अभिकारक के घटने की दर किसके इक्वल है, उत्पाद के बनने की दर के। तो यहाँ पे इक्वल कर दिया अपन ने। उत्पाद था अपना क्या, बी डेल्टा बी, जो अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, बड़ा कोष्ठक जो लगा रहे हैं उस सांद्रता को बता ही रहा है। यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, डेल्टा टी। इसकी और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि ये जो सांद्रता अपन ने ली है, सांद्रता परिवर्तन जो लिया है अपन ने, किसका लिया है, अपन ने उत्पाद का लिया है, ठीक है। तो वेग बराबर आ गया अपने पास में। ये दोनों रेट जो है हमेशा बराबर आएंगे। दोनों रेट का मतलब होता है अभिकारक का और उत्पाद का। फिर देखो, मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा प्रकार के अभिकारक हों और एक से ज़्यादा प्रकार के या दो से ज़्यादा उत्पाद बन रहे हों, अलग अलग टाइप के बन रहे हों। जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखी A+B, रिवर्सिबल भी ले सकते हो, इरिवर्सिबल ले सकते हो। उसको बता देंगे कौन कौन सी अभिक्रियाओं का वेग अपन ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कौन सी का नहीं कर सकते। A+B और यहाँ पे लिखा अपन ने C+D। ये दोनों अपने अभिकारक हो गए, ये दोनों अपने क्या हो गए, उत्पाद हो गए। इसके कम होने की दर और इसके कम होने की दर आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये भी ध्यान रखना है भाई। दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हो तो उनके कम होने की दर आपस में बराबर होती है। दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। इसके कम होने की दर इसके C के बराबर होगी। मतलब एक अभिकारक के बनने घटने की दर दूसरे कोई भी एक उत्पाद ले लें उसके बनने की दर क्या होगी, बराबर होगी। अलग अलग बराबर होगी ये वाली। मतलब एक के कम होने की दर C के बनने की दर के बराबर, एक के कम होने की दर D के बनने के बराबर भी है, और B के कम होने की दर C के बनने के बराबर भी है, और B के कम होने की दर D के बराबर भी है। इनको ना तो जोड़ना है न इनको गुणा करना है, ठीक है। अलग अलग बराबर होती हैं। तो देखो अपन इसके लिए वेग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ये वाले क्वेश्चन वाले हैं। न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आता है और अपनी और अदर एग्जाम में भी इसका आता है। तो वेग का लिखें, फॉर्मूला अपन बार बार लिखेंगे नहीं, वही डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के साथ लेना है, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के साथ लेना है। तो यहाँ अपन ने लिया माइनस का डेल्टा A, ठीक है, और अपॉन क्या आ गया, डेल्टा T। यहाँ पे ना मल्टीप्लाई आएगा ना पॉजिटिव आएगा, दोनों इक्वल होंगे। A के कम होने की दर B के कम होने की दर के बराबर होगी। कोई रसमीकरणमितीय गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आता है तो उसको अपन उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ठीक है। इसके कम होने की दर इसके कम होने की दर के बराबर, ये देखो बराबर। नेगेटिव साइन अभिकारक को बता रहा है, नेगेटिव साइन इस चीज को बता रहा है इनकी मात्रा कम हो रही है, इनकी सांद्रता घट रही है अभिक्रिया के साथ, समय जैसे जैसे बढ़ेगा। देखो C जो था प्रोडक्ट था तो साइन तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा C और यहाँ पे क्या आ गया अपना डेल्टा T। दूसरी चीज अलग अलग बराबर होंगे ये आपस में, A C के बराबर भी हो सकता है, A D के बराबर भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन सा कॉन्सेंट्रेशन की घटने और बढ़ने को बता रहे हैं। डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। अब देखो वेग जो है कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन दे तो अपन इसका पूरी अभिक्रिया का वेग बता सकते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस पता है तो आप इसके घटने की दर भी बता सकते हैं। इसके घटने की दर पता है तो इसकी बता सकते हैं। आपको एक ही सांद्रता में परिवर्तन की दर दे दी या एक के घटने की दर दे दी, आपसे ये कह दिया D के परिवर्तन की दर बताओ, और यदि दोनों के रसमीकरणमितीय गुणांक बराबर है तो दोनों की वो भी सेम ही आएगी, मतलब वेग भी दोनों के आएगा सेम आएगा। और अगर दोनों के घटने की दर अलग अलग, रसमीकरणमितीय गुणांक अलग अलग है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी। तो मतलब एक चीज की दर पता है तो बाकी सबको अपन बता सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा देखें, कोई अदर एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। बिल्कुल पेज कर करके रोक रोक के देखना है इसको पहले, फिर फेयर करना है, इसको उतारना है।
अदर एग्जाम्पल जैसे खूब बार देखी हुई भी रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन की। अमोनिया बन जाएगी, हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे, कॉमन रिएक्शन भी ले सकते हैं आप। इसके लिए वेग, ये सारे इसके रिएक्टेंट हैं, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। इसके लिए वेग आप निकालो, वेग का फॉर्मूला वही रहेगा। तीनों नाम जो लिखे थे, तीनों वेग को अलग अलग भी परिभाषित कर देंगे अपन। जो औसत वेग था, प्रारंभिक इनिशियल वेग था, और एक जो तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटियस रेट जो था। इसके लिए यदि वेग आप लिखें, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल है भाई, इसके लिए अपन लिखें तो सबसे पहले नेगेटिव साइन और डेल्टा N2 की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है और अपॉन डेल्टा T जो भी टाइम लग रहा है वो D आ जाएगा, माइनस स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट आ गया तो अपॉन में ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अपन डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब ये कह सकते हैं नाइट्रोजन के घटने की दर अमोनिया के बनने की दर के बराबर है, लेकिन दोनों के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये वाला अगर आपको पता है तो ये रिलेट कर सकते हैं आप, इसे रिलेट करके इसको निकाल सकते हैं, और ये इसके हिसाब से ये वाला निकल जाएगा। अगर इसमें मान लो ये वाला कोई एग्जाम्पल होता, जैसे 2HI, इसके लिए अपन वेग लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा ज़्यादा करने हैं, वेग लिखें तो वही क्या आ जाएगा, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, तो जो रिएक्टेंट है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो, जो नहीं है उनके साथ डेल्टा H2, और ये माइनस क्या लगा दो डेल्टा I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा T। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते जरूर ध्यान रखना है, पावर नहीं लगानी है। पावर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें केवल वेग को भी कारकों से रिलेट करेंगे, उसमें पावर आएगी। यहाँ पे पावर नहीं लगानी है, क्योंकि ये बहुत बार गलती कर देते हैं। डेल्टा T, अब इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं अपन, मतलब ये कह सकते हैं हाइड्रोजन के घटने की दर HI के बनने की दर के डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं अपन, आयोडीन की घटने की दर भी बराबर कर सकते हैं। मतलब दोनों का नहीं पता हो, एक के घटने की दर भी पता हो तो अपन इसके बनने की दर निकाल सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं कौन सी अभिक्रियाओं का वेग अपन यहाँ पे निकालेंगे। देखो, एक तो तीव्र गति की अभिक्रियाएं होती हैं, उनका अभिक्रिया वेग अपन नहीं निकाल सकते, वो माइक्रो सेकंड्स में पूरी हो जाती हैं, 1 सेकंड के भी माइक्रो सेकंड्स वाले भाग में पूरी हो जाती हैं। जैसे अपन आयनिक रिएक्शंस ले सकते हैं, आयनिक रिएक्शंस बहुत तीव्र गति से होती हैं, उनका वेग नहीं निकालते अपन। आयनिक अभिक्रियाएं दूसरा, अपन जो मंद गति की वर्षों में महीनों में पूरी होती हैं, मंद गति की अभिक्रियाएं, उनका भी नहीं निकालते। मंद गति की अभिक्रिया जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का संक्षारण भी लिख सकते हैं, लोहे का संक्षारण लिख लो। चलो, तो फिर अपन वेग कौन सी का निकालते हैं, जो थर्ड टाइप की बच गई, मतलब इनका भी वेग नहीं निकालते, इनका भी वेग नहीं निकालते, तीव्र गति वाली का भी और मंद गति वाली का भी। तो बच गई कौन सी अपनी आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं। आणविक अभिक्रियाओं का अपन यहाँ से वेग निकालते हैं। जैसे आणविक अभिक्रिया अपन ने ली, एक अणु किसका था N2 का, ये किसका था H2 का। अपने को यहाँ से पता था
कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड होता है, और यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन थी उसका ये H और ये भी क्या आ गया H, ये बड़े सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे ही रिएक्ट करेंगे ये वाले तीनों बॉन्ड हट जाएंगे, इसका भी ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, और ये वाली जो हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये आणविक अभिक्रिया, मतलब ये वाला अणु था, ये वाला अणु था, ये अणु बन गया। तो इन आणविक अभिक्रियाएं, मतलब 2 का तो नहीं निकालेंगे, आयनिक का नहीं निकालेंगे, बहुत लंबे टाइम में होने वाली, महीनों में वर्षों में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनका वेग नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यूजफुल नहीं है। और अपन यहाँ पे जो वेग निकालेंगे वो कौन सी का निकालेंगे, केवल आणविक अभिक्रियाएं। तो ये अपन पूरा उतार लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स मैं और लिखूँगा जो आपको निकालना है। जैसे मैं कॉमन एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ जो आपको खुद को करना है, ये वाला। ये कोई एग्जाम्पल है, इसके लिए आपको रिएक्शन रेट लिखना है। अब उसके बाद ये जो डेफिनेशन थी उसको अपन, ये तो फॉर्मूले से रिलेट कर दिया। अब फॉर्मूले से रिलेट करने के बाद में अपन इसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे इसको, मतलब अभिक्रिया वेग को ग्राफ में बताएंगे। अब इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, जो 3 टाइप्स लिखे थे अभिक्रिया वेग के, उनमें केवल टाइम का ध्यान रखना है, टाइम की लिमिट के बेस पे वो बनाए। एग्जाम्पल्स आपको करते हुए पूरे, केवल इसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है, वो आ जाए तो उससे डिवाइड करना है। अभिकारक के रेफरेंस में निकाल रहे हो तो नेगेटिव साइन लेना है, उत्पाद के रेफरेंस में निकाल रहे हो तो पॉजिटिव साइन लेना है।